नमस्कार। हिंदी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार पर, पूर्वोत्तर भारत और त्रिपुरा के संदर्भ में। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज की प्राध्यापिका डॉक्टर अंजना जमातिया। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार पर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में हिंदी की दशा और दिशा पर प्रकाश डालिए। पूर्वोत्तर भारत के जो हिंदी की दशा है, इस दशा पर विचार करने से पहले मैं सबसे पहले मध्य भारत की जो हिंदी है या हिंदी का आरंभ जहाँ से हुआ है उस पर विचार रखना चाहूँगी, क्योंकि हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो मूलतः आपकी जो है मध्य भारत से ही हुआ है। मध्य भारत यानी जब अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को उठा के देखें तो आज़ादी से पूर्व यानी भारतेंदु युग से ही ये जो हिंदी का विकास है इसका नारा लगता हुआ आया है। भारतेंदु मंडल के लोगों ने न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप में गांव-गांव में जाके नाटक मंडलियों के माध्यम से, उस समय अभी के जैसा किसी भी तरह का कोई सुविधा उनके पास नहीं थी, न यातायात का साधन था, न कोई मोबाइल, न फोन, लेकिन फिर भी वो लोग गांव-गांव जाते थे और मंडली में नाटक मंच पे करके हिंदी के प्रति जो अपना प्रेम है उसे व्यक्त करते थे। इस तरह से उन लोगों ने न केवल अपनी अभिव्यक्ति को गांव-गांव तक पहुंचाया बल्कि पूरे देश में हिंदी का प्रचार प्रसार करने का काम आरंभ कर दिया था। हालांकि आजादी के बाद इसका जो रूप है वह बदला। आजादी के पश्चात भारत सरकार ने जब इसे हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित करना चाहा तो दक्षिण भारत की ओर से उस समय बहुत सारे सवाल उठाए गए और उस समय हम जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी राजकार्य हेतु भाषा रखने के लिए मजबूर हो गए और इस तरह से हमारा जो है अभी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी हम दैनिक कार्य या कहो कि ऑफिस के जहां कहीं पे हम कार्यालय में जाते हैं तो वहां पे हमें काम करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो हिंदी के द्वारा भी हम अपने काम चला सकते हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी का भी प्रचलन है, क्योंकि अगर आप दक्षिण भारत को देखें या नॉर्थ ईस्ट को देखें तो उस समय जब भारत आजाद हुआ था तब हिंदी का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा नहीं हुआ था, जिसके कारण से लोगों में हिंदी के प्रति जो प्रेम है या कहें कि अपनी मातृभाषा के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम उस समय नहीं आया था। लेकिन आजादी के पश्चात ये केंद्र हिंदी संस्थान वर्धा है, केंद्र हिंदी संस्थान आगरा है, इस तरह के कई जो संस्थान है वो आए और इन संस्थानों ने जो पूर्वोत्तर कहो या पूरे भारत के जो अंचलों में जो भाषा छिपे हुए हैं उन भाषाओं में जो लिखी हुई पांडुलिपि कहो या किताबें कहो, आज वह किताबों के रूप में है, लेकिन एक समय था वो पांडुलिपि के रूप में बिखरे हुए थे। उन पांडुलिपियों को इकट्ठा करने का काम किया और उसे प्रकाशित करने का भी काम किया। इस प्रकार से इन संस्थानों के माध्यम से न केवल हिंदी का देवनागरी भाषा का मानक रूप का प्रचार प्रसार हुआ, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ के जो लोगों के इन्होंने केवल हिंदी का नहीं बल्कि हिंदी के साथ साथ हमारे भारत में और 22 जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में भी कोश का निर्माण किया गया और उन भाषाओं के शब्दों को भी हिंदी में ग्रहित किया गया। किसी भी भाषा को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है कि उसमें निरंतर परिवर्तन हो और यही निरंतरता जो है वो हिंदी भाषा में हमें देखने को मिली। इसने न केवल संस्कृत का और फारसी के शब्दों का ग्रहण किया बल्कि आप अगर कहें कि बंगला की और दक्षिणी जो शब्द है उन सब शब्दों को भी उसने अपने में ग्रहित किया। इसीलिए आज हिंदी जो है जीवित भाषा है और इसका प्रचार प्रसार आज जो है ज्यादा मात्रा में देखी गई है, चाहे वो पूर्वोत्तर में हो चाहे दक्षिण भारत में हो। आज की स्थिति बदल रही है। जी, ये जो हम जानते हैं कि हिंदी राजभाषा है, इसके साथ ही इसने अपनी खास जगह बना ली है। तो मैं पूर्वोत्तर के संदर्भ में अगर बात करना चाहूँ तो आपको क्या लगता है त्रिपुरा में इसकी जगह कितनी बनी है? त्रिपुरा में हिंदी की जो स्थान है वर्तमान में
बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप स्कूली शिक्षा को देखें, चाहे आप यूनिवर्सिटी लेवल या विश्वविद्यालय स्तर पे देखें, तो हिंदी हर जगह पे है। हाँ, कुछ एक जो है प्राइवेट आप स्कूल कहो, जैसे उसमें नहीं था, लेकिन वह भी अब धीरे धीरे हिंदी को जो है हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। और अभी NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है हिंदी को क्लास जो है आप नर्सरी से लेकर पूरे विश्वविद्यालय स्तर तक हम पढ़ सकते हैं। तो हिंदी की स्थिति जो है नॉर्थ ईस्ट में कहो या केवल त्रिपुरा में कहो, तो बहुत अच्छी स्थिति में है और बच्चे लोग बहुत सहर्ष पढ़ते हैं उसे, उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि सिनेमा इस तरह के जो है, आजादी के पश्चात ये जो भारत सरकार है, इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सिनेमा का जो सिनेमा कहो या आपका सिनेमा का कहो या आपका व्यापार का कहो, हर शब्द उन्हें जो है मिल जाता है किताबों में भी, और आप ऑनलाइन कहो या मोबाइल के उसमें भी आपको मिल जाता है। तो इससे उनको मदद मिल जाती है और वो हिंदी सहर्ष सीख लेते हैं। जी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि त्रिपुरा में, अगर मैं त्रिपुरा के संदर्भ में बात कर रही हूँ, तो यहाँ के सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में हिंदी को लेकर कितना कार्य किया जा रहा है? सरकारी संस्थानों में तो जैसे नवोदय है, ये जो है आपका विश्वविद्यालय है या फिर महाविद्यालय है, महाविद्यालय है, इन सब में है। और अगर गैर सरकारी में कहो तो हमारे अगर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स आ जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो है, जैसे गरिया मिशन जो है किला ब्लॉक में है, उसमें भी जो है हिंदी को रखा गया है। तो हिंदी जो है वो प्रथम स्तर से लेकर आप पूरा 12वीं उसमें जो है वहां पर भी रखा गया है, और फ्यूचर में अगर उसका ब्रांच भी बनता है तो भी हिंदी को वहां पढ़ाया, पठन पाठन कराया जाएगा। गैर सरकारी संस्थान के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ के जो स्टेट की जो सरकार है वो कितना कदम उठा रही है कि हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़े और यहाँ के जो बच्चे हैं वो इसको लेकर आगे की पढ़ाई करें। कदम कौन कितना उठा रहा है ये तो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन जहां तक उनको सिलेबस में रखना है वो रखते हैं उस चीज को। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं है, चाहे ऑक्सिलम में हो, चाहे आप होली क्रॉस में जाइए, चाहे सेंट पॉल्स में आप जाइए, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको मिल जाएंगे, ऑप्शंस के रूप में मिल जाएंगे। वो उसे अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप वैकल्पिक के तौर पे उसे आप पढ़ सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ने में या उसे लेंगे तो टीचर्स का या अध्यापक का अभाव होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आप गैर सरकारी और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों में हिंदी पढ़ने की सुविधा है। यहाँ तो सरकारी स्कूलों के अलावा क्या लगता है कि जो दूसरे संस्थान हैं तो उनको भी हिंदी को लेकर काम करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरा ऐसा विश्वास है कि हिंदी जो है हम सबकी राजभाषा है, मातृभाषा है। हिंदी के गौरव में ही हम सबकी गौरव है, इसी में ही हमारी आत्मनिर्भरता है। आप ऐसा सोच के देखिए कि अगर एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में मिलती है तो उसकी जो शिक्षा दीक्षा जो है वो बढ़ जाती है। हम जो है, हमारी प्रथम पाठशाला माँ होती है, माँ के माध्यम से, चाहे हमारी माँ अनपढ़ हो, लेकिन वही हमें जीवन का जितना भी ज्ञान है वही हमें देती है। तो माता की भाषा को अगर हम स्कूल में रखते हैं तो बच्चे के जो शैक्षिक जो उसकी जो उसमें जो विकास की जो स्तर है वो उसमें वृद्धि होगी। आप अगर विदेशों में जाते हैं, इटली जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, वहां वो लोग अपनी मातृभाषा में ही प्रथम से लेकर पूरा विश्व यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाई होती है। और यही कारण है कि वहां के जो है विज्ञान का विकास हमारे पाश्चात्य देशों में जल्दी होने का एक बड़ी कारण यही है कि उनकी जो मातृभाषा है उसी में वो लोग नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की पढ़ाई करते हैं। और हम लोगों की स्थिति ये होती है कि हमें प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक 3 से 4 भाषाएं सीखनी पड़ती है। अब अगर आप कॉक बरोक बोलने वाले को देखिए, मेरी बेटी है, ऑक्सिलियम में पढ़ती है, वो अभी उसने इंग्लिश लिया हुआ है, इंग्लिश के साथ साथ उसने हिंदी भी ले लिया है। अभी वो क्लास 5th में है, उसे संस्कृत भी पढ़ना है।
और उसके बाद जब वो 12th पास कर पाती है और जीवन में अब वो आगे बढ़ना चाहती है तो उसे ऑटोमेटिकली उसे बांग्ला भी सीखना पड़ता है। तो इस तरह से हर बच्चा जो है 3 से 4 भाषा सीखने के लिए मजबूर हो जाता है अगर आप अपना भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से हम लोगों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हिंदी को हम मातृभाषा राजभाषा बनाते हैं और हिंदी में ही शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। राजभाषा तो है ही, अगर वो राष्ट्रभाषा बन जाए तो हाँ, और राजभाषा के रूप में भी बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लिखित रूप में राजभाषा है। उसी लिखित रूप को व्यवहारिक रूप में अगर हम इसे हर जगह प्रचारित प्रसारित कर पाते हैं तो एक बच्चा एक अपनी मातृभाषा और एक हिंदी पढ़ता है तो उसे 2 भाषा पढ़नी पड़ेगी और एक इंटरनेशनल लेवल की भाषा बड़े होने पर क्लास 6 से वो इंग्लिश भी पढ़ता है तो 3 भाषा। बिल्कुल। मैं ये एक अपने अनुभव से एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे कि मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय की छात्र रह चुकी हूँ, तो भारत के विभिन्न प्रांतों से आने वाले लोगों का ये कहना था, ये उनका अनुभव है कि त्रिपुरा में आने पर ये देखा जाता है कि यहाँ के लोगों ने हिंदी को सहर्ष स्वीकारा है। यहाँ के लोग हिंदी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। हाँ, मुझे हिंदी आती है, मैं बोल सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, बोल नहीं सकती तो समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ही हिंदी आना एक गर्व की बात है। स्पेशली आप पूर्वोत्तर की बात कहें तो यहाँ के लोग हिंदी को बड़े चाव से सीखते हैं, बड़े प्रेम से सीखते हैं। बहुत से लोगों को मैंने हिंदी के मतलब अपनी शिक्षा पूरी हो जाने के बाद भी वो हिंदी की कोचिंग लेते हैं, हिंदी में बीएड करना पसंद करते हैं। और बहुत से बच्चे, जैसे मैं अपनी अनुभव जब आपको बताऊं कि बहुत से बच्चे 12वीं तक उनके पास हिंदी भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है और उसे हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो भी उस भाषा को सीखें और उसी प्रेमवश उनकी 12वीं तक की कोई जो है प्राइमरी जो उनकी जो है जानकारी नहीं होती, उसके बावजूद भी वो महाविद्यालय में आके किसी तरह वो से प्रेम होने के कारण, भाषा के प्रति प्रेम होने के कारण ही वो लोग हिंदी लेते हैं। और एक ये बिल्कुल किसी भी भाषा से अगर उसको सीखने की इच्छा है तो प्रेम करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि उस भाषा के प्रति लगाव होना पड़ेगा। अगर आप लगाव तो हमारे त्रिपुरा के गांव कस्बों में आप ये कितना देखते हैं कि मैं शहरों में तो जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदी लगभग यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल्स और जो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं, आपस में भी बोलते हैं, परिवार में भी बोलते हैं। तो गांव में आप कितना देखती हैं, क्योंकि आप भी एक गांव से हैं, तो वहाँ पर आप हिंदी को लेकर कैसा माहौल देखती हैं? मैं गांव से हूँ और मेरे गांव के लोग काफी अच्छी तरह हिंदी समझ लेते हैं। अच्छा, समझ लेते हैं। हाँ, वो हिंदी बोल नहीं पाते, उनमें एक हिचकिचाहट है क्योंकि उनका जो उच्चारण है, जैसे हिंदी क्षेत्र लोग हैं उनके उच्चारण जैसा नहीं है, लेकिन उनको हिंदी आता है। वो लोग हिंदी गाना गुनगुनाते हैं, लता जी की गाना, आशा भोसले के गाने बड़े प्रेम से वो लोग गुनगुनाते हैं। और ऐसे बहुत सारे जो इंडियन आइडल है, जैसे सुरभि देवर्मा है, वो हिंदी कितना अच्छा गाती है। इसी तरह सुरभि देवर्मा जैसे शुद्ध उच्चारण करने वाले तो नहीं है, लेकिन बाथरूम सिंगर बहुत सारे मिल जाएंगे जो हिंदी में, स्पेशली लता जी और आशा जी की गाने बहुत प्रेम से गाती हैं और वो सीखते, बकायदा लिख लिख के सीखती थी। अभी आजकल बच्चों के पास मोबाइल आ गया है, उनको लिखने का मोबाइल के आपने मोबाइल, लेकिन हमारे टाइम में गानों को सुन सुनकर उसे लिखा जाता, याद करके हम लोग फिर गाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत प्रेम से, क्योंकि वो गाना जो आपने जो बात कही कि प्रेम होने से हम सहर्ष उसे सीख लेते हैं। तो ये जो मीडिया के माध्यम से हिंदी के जो मीडिया जो है, उस मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। जब आपके मिथिन चक्रवर्ती हो या श्रीदेवी हो, जब हिंदी बोलती है तो लोग सुनते हैं उनको, क्योंकि उनका एक्टिंग इतना अच्छा है, प्रभावशाली है। जैसे कि आप श्रीदेवी, आप हिंदी सिनेमा के नायक और मतलब जो नायिकाओं के बारे में बात कर रही हैं, तो एक है जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, एक हैं जो दक्षिण भारत से हैं। तो वो लोग जब हिंदी सिनेमा में उनको एक्ट करते हुए हम देखते हैं और वो डायलॉग्स बोल रहे हैं हिंदी के, तो वहाँ के क्षेत्र के लोग भी उनको देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। यही सीखने की बात है कि एक दक्षिण भारतीय महिला होकर भी उन्होंने हिंदी क्षेत्र में इतना साल तक अपना दबदबा बनाए रखा है। उस समय
श्रीदेवी बहुत अच्छे परिवार से नहीं थी, उनके पास धन दौलत कुछ जैसे भी नहीं सोशल था। मीडिया की आप बात कर रही हैं, तो सोशल मीडिया में यहाँ पर फेसबुक बोलिए, ट्विटर बोलिए और बाकी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है कि अभी हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा चलन है। आप कहाँ तक उसको देखती है, फेसबुक हो या ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो? हर जगह हिंदी छाई हुई है। चाहे वो बहुत से लोग जो है बंगला बोलने वाले लोग भी, बंगला में लिखा हुआ है लेकिन वो हिंदी है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेकिन वो हिंदी है। जैसे तुम कहाँ हो तो TUM, तुम कहाँ, KAHAN, कहाँ हो, HO। तो इस तरह से अगर हमने अंग्रेजी का जो स्क्रिप्ट लिया है, लेकिन हिंदी हम लोग जो है लिखते हैं, क्योंकि हर कोई जो है हिंदी में लिखना नहीं जानता है, लेकिन हिंदी चर्चा में जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके ही चलते आजकल जैसे कि लोग यूट्यूब्स में बहुत तरह के व्लॉग्स बनाते हैं और अलग अलग साइट्स में ब्लॉग्स लिखते हैं, तो ये व्लॉग्स बनाने के उसमें देखा गया है कि बच्चे या आजकल के जो यंगस्टर्स, जो युवा पीढ़ी है, उनको देखा गया वो हिंदी में ही ज़्यादातर, वो दूसरे प्रांत से हो या दूसरी भाषा के हो, लेकिन वो हिंदी में ही ज़्यादातर बनाना पसंद करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा। बच्चे लोग जब खेलते हैं तो हिंदी में बनाते हैं और खेलते हैं, क्योंकि हिंदी का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा, आपको तो मालूम ही होगा कि विश्व में जो है तृतीय स्तर, मतलब जो है हमारी भाषा जो है, हिंदी भाषा जो है तृतीय स्थान पर रखती है, ठीक है ना। अंग्रेजी के बाद एक चाइना भाषा है और चाइना भाषा के बाद हिंदी है जो अपना दबदबा बनाए हुए पूरा विश्व में, और उसकी वजह है आपकी ये व्यापार और मीडिया के कारण। व्यापार के जितने भी शब्द हैं, तो आपने जैसे कि कहा व्यापार और मीडिया के कारण, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करते तो हिंदी के साथ ही हमारे जहन में आता है हिंदी सिनेमा, हिंदी गाने। तो हिंदी सिनेमा और गाने ने हिंदी का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आप गांव कस्बों कहीं की भी बात कीजिए तो वहाँ पे उसका कितना प्रभाव दिखती है, खास करके गाने की और हिंदी सिनेमा की। हम किसी भी प्रांत के हों, आप अरुणाचल के लोगों की बात कर लीजिए, नागालैंड हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा के लोग हो या असम के हो, लेकिन उनके मतलब आंचलिक जो भाषा है उसके अलावा हिंदी का प्रभाव है। तो आपने वो कहाँ तक देखा है? आप क्योंकि कोकबोरक आपकी भाषा है ना। हमारी ये, मैं सिर्फ अपने अंचल की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा पूर्वोत्तर की बात कर रही हूँ। हम लोग हिंदी से इतने ज्यादा ओतप्रोत हैं कि हमारे जीवन के हर एक जो कार्यक्रम है, चाहे जन्म का हो, चाहे शादी का हो, चाहे मृत्यु का हो, मृत्यु का शोक शब्द जो है वो भी हिंदी में ही बजते हैं। जब तक एक बंगाली के शादी में हिंदी का गाना में भंगड़ा नहीं होता, जब तक नागिन के गाने पे नृत्य नहीं होता, तब तक बंगालियों की भी शादी संपन्न नहीं होता है। हर जगह पे आप बंगाली गाने के बाद हिंदी, मतलब दोनों मिक्स करके आता है। जैसे 4-5 हिंदी के, 2-3 बंगला के, 1-2 कोकबोरक के और एक आध अंग्रेजी का आ जाता है, लेकिन अंग्रेजी के नाम मात्र के। लेकिन हर उसमें वैसे हिंदी सिनेमा की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के प्रचार प्रसार में, खास करके भारत बोलिए या विश्व भर के दूसरे देशों में। तो यहाँ पर हिंदी सिनेमा के गीतों की अगर बात की जाए तो देखा गया है कि इन गीतों को सीखने के लिए, मतलब लोग जो हैं भाषा नहीं आती, हिंदी समझते भी नहीं है, लेकिन सिर्फ वो गाना गा सके इसलिए वो उस मतलब गीत के बोल को सीखने की कोशिश करते हैं। उस भाषा को सीखते जी बिल्कुल। तो आपने त्रिपुरा के, आप दूसरी कई जगहों पर गई हैं, आप बनस्थली में जैसे कि रही हैं, क्योंकि वो तो हिंदीतर क्षेत्र हिंदी प्रदेशी है एकदम, वहाँ पे बोली जाती है भाषा। तो उसके मुकाबले आप वहाँ राजस्थानी भी बोली जाती है। जी, तो आपने वहाँ और यहाँ पर मतलब अगर देखा जाए तो अपने हिंदी को ज्यादा प्रेम करने वालों में आपने कहाँ का महसूस किया, मतलब किस राज्य की अगर आप बात करेंगे? त्रिपुरा की बात करना चाहेंगे या आप वहाँ के? राजस्थान में मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ 14 साल रही हूँ और मेरा ये जीवन बहुत ही सुखद रहा है। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और भोले भाले होते हैं, वहाँ के लोग, स्पेशली गांव के लोग। और वहाँ जो है हिंदी के साथ साथ राजस्थानी भाषा खूब चलन में है और शहरों में हिंदी बोली जाती है। तो वहाँ हिंदी के जहाँ जो चीज नहीं है उसके प्रति वो प्रेम वहाँ दिखना संभव नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पूर्वोत्तर में है, यहाँ के लोगों को हिंदी के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, उसके बावजूद भी वो गाना सुनकर या फिर कोई एक वीडियो देखकर हिंदी सीखते हैं। तो
मतलब ये प्रेम जो है वो ज्यादा मजबूत लगता है। बिल्कुल, क्योंकि जो चीज है उसके प्रति तो लोगों का लगाव बना रहता ही है, लेकिन जो चीज हमारा नहीं है, जो चीज कठिन है सीखना, उस समय जो है, आज से 10-20 साल पहले हिंदी सीखना बहुत मुश्किल था। और हिंदी हमारे पास आते थे वीडियो के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, और वो पिक्चर्स वगैरह भी हर किसी के घर में टीवी भी नहीं थी उस समय। तो हिंदी हम लोगों को कभी कभी शादी वगैरह में सुनने को मिलती थी, उसके बावजूद भी लोगों को हिंदी कंठस्थ थी। इसका मतलब है कि हिंदी बहुत प्रभावशाली थी और लोगों का प्रेम बहुत सच्चा था। वो लोग वाकई में हिंदी को चाहते थे। और जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जी ने जो प्रयास किया था, महात्मा गांधी जी का जो विचार था कि हिंदी जो है एक राजभाषा के रूप में उभरनी चाहिए, तो उनका जो विश्वास था वो बनी रही आज तक भी। और उनका विश्वास ऐसा नहीं है कि उनका जो विचार है वो जड़ से ही होकर आगे आया है, वो अभी हिला नहीं है, बल्कि और मजबूत होता गया है। नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात तो और भी बिल्कुल मजबूत हो गया है। आपने ये बात एकदम सही कही, क्योंकि मोदी सरकार, मतलब मोदी जी के आने के बाद ही आप हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विभिन्न देशों में गए हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी लगने वाली बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री भारत की जो हिंदी है, हिंदी को लेकर ही उन्होंने दूसरे देशों में खुद को रिप्रेजेंट किया, कह सकते हैं, है ना? हाँ, तो जब भी वो किसी को उपहार देते हैं तो भगवत गीता देते हैं। वो रशिया गए हो, वो अमेरिका गए हो, उन्होंने हिंदी में ही बात की है। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, जब उनका ये विश्वास है कि हमारे यहाँ जो विविध प्रांतों में जो ज्ञान भरा हुआ है, चाहे वो संस्कृत में भरा हुआ हो या फिर असमिया भाषा में या कॉकबरोक भाषा में, जहां भी भाषा के रूप में क्या होता है, वो एक ज्ञान का भंडार होता है। वो उसी भंडार को विदेशों में प्रसारित करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं एक और बात पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अभी सरल तरीके से अगर कोई हिंदी सीखना चाहे तो किस तरह से सीख सकता है कि वो जल्दी सीख भी जाए और हिंदी की जो समझ है वो भी उसके अंदर आ जाए? अगर किसी भी भाषा को आपको सरल और सहज तरीके से सीखना हो तो ये मेरा विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सहज रूप में अगर सीखना हो तो आप जिस भी भाषा को सीखना चाहते हो उस भाषा में आप सोचिए। जब आप नहाते हैं, खाना खाते हैं, तब भी उस भाषा में सोचिए। सपने भी देखना हो तो उस भाषा में देखिए, ठीक है? किसी से आपको प्रेम हो गया, उससे प्रेम का वार्तालाप भी जो सोच रहे हैं उसे भी आप हिंदी में सोचिए, ठीक है ना? हर तरह का जो है, आप जब भी उठते बैठते उसी भाषा को आप अगर सोचेंगे तो आप विदिन 3-4 मंथ्स आपको वो भाषा आ जाएगी, ठीक है? अगर आपको एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको आपकी मंथली सैलरी 5 लाख मिलेगी, 6 महीने में आपको इटली की भाषा सीखनी है, आप क्यों नहीं सीखेंगे? आप सीख जाएंगे। इटली में जब भी किसी को जॉब मिलता है वहां पे आपको 6 महीने की कोर्स कराया जाता है, उनकी मातृभाषा को सिखाया जाता है, ठीक है? अगर आपको ऐसा ऑफर मिले तो ये बहुत अच्छी ऑफर है। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रेम है, लगाव है, चाहे वो पैसे के प्रति हो। तो हमें अपने देश को उठाना है, उभारना है, तो हमें अपने देश के भाषा के प्रति प्रेम रखना है, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखना है। और इस गौरव के भाव को, अपनी जो प्रेम है, अगर इसे सच्चा बनाना है तो आप इसे सीख सकते हैं आराम से, उठते बैठते। क्योंकि जैसे कि आजकल हिंदी बोलिए या दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए लोग दूसरे जो सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेते हैं, जिसमें छोटे छोटे वीडियोस बने हुए होते हैं, मतलब बेसिक जो होते हैं, वो सब तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना? देखने के लिए तो सिनेमा भी है, टीवी भी है, और व्हाट्सएप वगैरह भी है, बहुत कुछ है। लेकिन तो मैं ये अब जानना चाहूंगी कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमारी भारत सरकार बोलिए या त्रिपुरा सरकार बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि और क्या होना चाहिए इस कदम में कि हिंदी का प्रचार प्रसार त्रिपुरा में बहुत बढ़े और साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी? अगर हिंदी के प्रचार प्रसार को वास्तविक रूप में अगर हमें लिखित रूप से व्यवहारिक रूप में लाना है, हम चाहते हैं कि यह भाषा न केवल मध्य भारत की बल्कि पूरे भारत में फैल जाए, न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पे अपना स्थान बनाए। तो इसके लिए हमें जरूरी है, हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम जो लिखित रूप में हमने जो नियम बनाया है, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है 2020 करके, उसमें जो है
नरेंद्र मोदी जी के जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें यह है कि आप नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हिंदी पढ़ेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसे हम सिर्फ नियम न बनाए, उसे व्यवहार रूप में वह सचमुच में गांव के स्कूलों में पढ़ाई तक ना सिमट कर रह वो पढ़ाई जा रही है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए जी। साल में 1-2 बार बाहर से यानी अगरतला से ही लोग गांव में जाके विजिट करें कि वहां हिंदी पढ़ाई जा रही है कि नहीं, बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं। अगर उनकी कोई दिक्कत है तो उसे सरलीकृत करने के लिए लोकल भाषा में या कॉकबरॉग या बांग्ला भाषा में उसका अनुवाद किया जा सकता है। अनुवाद के माध्यम से हम जो ज्ञान है, जो कि भारत सरकार के माध्यम से जो हम पूरे विश्व में देना चाहते हैं, उस ज्ञान को हम अनुवाद के माध्यम से पूरा विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्कूली स्तर पर इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सरकार, हमारे जो यहाँ के जो स्टेट के जो स्कूल्स हैं, यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल बोलिए या फिर सरकारी स्कूलों में प्राइमरी स्तर पर ये होनी चाहिए। नींव जो है वो स्कूल में ही बनती है। बच्चा जो है जो स्कूल में जो सीख जाता है उसे बड़े होने तक नहीं भूल पाते। हम बहुत सारी कविताएं भूल जाते हैं, लेकिन जोनी जोनी यस पापा अभी तक मुंह में लगा हुआ है, क्योंकि हमें वो बचपन में पढ़ाया गया है। बिल्कुल। तो बचपन में जो पढ़ाया गया है वो हमारी हृदय में भी और मस्तिष्क में भी चढ़ के बोलती है। इसलिए जो है स्कूली स्तर पे भी हिंदी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और इसे न केवल लिखित रूप में बल्कि व्यवहारिक स्तर पे उसके समय समय पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। जी, आपने ये सब जो बात बोली बहुत ही जानकारी देने लायक। तो इसमें एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि हमारे त्रिपुरा में हिंदी साहित्य को लेकर किस तरह का काम हो रहा है, आप इस बारे में अगर बताएं। देखो, त्रिपुरा में नहीं, पूरे विश्वविद्यालय स्तर पे, पूरे भारत में भारत में मैं इसलिए नहीं मैंने इसलिए पूछा क्योंकि भारत में उत्तर भारत ले लीजिए जहाँ पे हिंदी साहित्य का पूरा भंडार है, लेकिन त्रिपुरा में ये किस स्तर पर हो रहा है, कौन कौन है आपकी जानकारी के अनुसार जो हिंदी को लेकर काम कर रहे हैं, अब चाहे वो अनुवाद कार्य हो या फिर मौलिक ही कुछ करना चाह रहे हो, तो आप क्या सोचते हैं? विश्वविद्यालय स्तर पे इसमें बहुत काम हो रहा है जी। और इसमें जो है डॉक्टर मिलन रानी जमातिया जो है, इनकी आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं और उनकी कविताएं भी देख सकते हैं। तो वो लगातार नई नई जो है रचनाएं कर रहे हैं, और उनके साथ साथ उनके बहुत सारे जो मंडली के जो लोग हैं वो भी हिंदी के प्रचार प्रसार में काम कर रहे हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जितना प्रेम वो हिंदी से रखते हैं उतना प्रेम उसके जो साथ काम करने वाले सहकर्मी हो, और जो उनके जो कह सकते हैं कि उनके बच्चे हो या स्टूडेंट्स हो, वो भी हिंदी के प्रति उतना ही प्रेम करें, वो सदैव कोशिश करते हैं। आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं और तो आप विश्वविद्यालय का हाल भी जरूर जानती हैं, तो वहाँ पर हिंदी की स्थिति कैसी है अभी? हिंदी की स्थिति यहाँ पे अगर देखिए छात्रों की संख्या की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा खराब नहीं कहूंगी, लेकिन यहाँ शिक्षकों की संख्या बढ़नी चाहिए। शिक्षकों की संख्या जहाँ 5-6 होनी चाहिए वहां पे 2-3 है। अगर इन संख्या को बढ़ा दी जाए तो यहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चे जो है किसी विषय को लेने से पहले ये जांच पड़ताल करते हैं कि वहां पे अध्यापक कितने हैं। जी, तो विश्वविद्यालय स्तर पे तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप इसको कॉलेज लेवल पे अगर देखते हैं तो कॉलेज में यह चीज जो है ठीक नहीं है, और इस स्थिति को अगर हमें ठीक करना है तो इसमें अध्यापकों की संख्या को बढ़ाना है, और सारे जो है कॉलेज जो है उसमें अनिवार्य विषय या ऑनर्स खोला जा सकता है, ठीक है ना, जिससे इसका प्रचार प्रसार ज्यादा होगा। और जिन्होंने स्कूली स्तर पे पढ़े बाद में जाके महाविद्यालय में और उसके बाद विश्वविद्यालय के स्तर पर पढ़ सकेंगे। बिल्कुल, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने हिंदी के प्रचार प्रसार पर चर्चा की और बहुत कुछ जानने को मिला। हिंदी फले फूले और पूरे विश्व में आगे बढ़े। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।